अच्छा पीपल, मुझे एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस का एग्जांपल दो। एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी चीज़ परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। तुमको आइस लग रहा है, बट आइस को भी अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, उसके सरफेस में भी तुम्हें जिगजैग दिखाई देगा, इरेगुलरिटीज दिखाई देगा। ये सच है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी अगर मैं सोचो एक ब्लॉक है, टेबल पे रखा गया, उसके दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस को, कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब ब्लॉक का बॉटम सरफेस, टेबल का टॉप सरफेस। सोचो मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, हाउ विल इट लुक लाइक। ध्यान से देखो, ये देखो, अगर ये हमारा बुक है, तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, तो इसका सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया, नॉर्मली हमको ऐसा दिखाई नहीं देता। पर अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इन सरफेसेस को देखें, तो हमें यही दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगे उसमें। क्या होगा? इरेगुलरिटीज़, जिगजैग शेप ऑफ स्ट्रक्चर्स हो। बात समझ में आया? अभी इस बुक को हमने किस पे रखा? टेबल पे रखा। क्या टेबल का सरफेस स्मूथ है? टेबल का सरफेस भी स्मूथ नहीं है। टेबल के सरफेस में भी ऐसा जिगजैग इरेगुलरिटीज़ होगा या नहीं होगा? बताओ। सो इन दिस केस, अगर ये टेबल है तो इसके सरफेस में भी मैंने ऐसा इरेगुलरिटी शो कर दिया है ना। सोचो ये हमारा टेबल का सरफेस है ना, दिस इज द सरफेस। नीचे वाला टेबल है और ऊपर वाला क्या है? ब्लॉक। ठीक है। सो दिस इज हाउ द पिक्चर विल लुक लाइक एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। नाउ सर पॉइंट क्या? पॉइंट ये है कि अगर तुम दोनों सरफेसेस को ऐसा रख दोगे, तुम्हें पता है ना कि ये ब्लॉक इस टेबल को प्रेस कर रहा है। देयर इज अ प्रेसिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ब्लॉक अपने वेट के कारण नीचे की तरफ जाना चाहता है, टेबल ने रोक के रखा है। तो ये दो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा? प्रेस कर रहा है। तो ये नीचे के सरफेसेस का जिगजैग, ये ऊपर वाले सरफेसेस का जिगजैग। अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जिगजैग दूसरे जिगजैग के अंदर घुस जाएगा। द इरेगुलरिटीज ऑफ द टॉप सरफेस विल गेट इंटरलॉक्ड विद द इरेगुलरिटीज ऑफ द बॉटम सरफेस। ऐसा ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस के बीच का जो जिगजैग है, ऐसा इंटरलॉक होगा ही नहीं होगा? बताओ, बताओ, होगा ही नहीं होगा? फंसेंगे ही नहीं फंसेंगे दोनों सरफेसेस? फंस गए ये लोग। दिख रहा, ऊपर वाला जिगजैग नीचे वाले जिगजैग के साथ क्या हो गया? फंस गया। अभी इन दैट सिनेरियो, अगर तुम इस ब्लॉक को इस तरफ क्या करोगे? सोचो, पुल कर रहे हो या उस तरफ से पुश कर रहे हो, तुम्हें लगता है ये आसान होगा ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराना? क्यों नहीं होगा? मुश्किल। क्यों होगा मुश्किल? क्यों? क्या बोलोगे? सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ, उनका जो रफनेस है, उनका जो जिगजैग नेचर है, उनका जो इरेगुलरिटीज है, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो चुके हैं। अब अगर खींचोगे, ये आसानी से मूव नहीं करेगा। बात समझ में आया? आसानी से मूव नहीं करेगा। और कुछ इसी रीजन के लिए फ्रिक्शन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? फ्रिक्शन। और थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे पैदा होता है। ठीक, ये तो मैंने बता दिया। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक स्मूदर पिक्चर बना रहा हूँ। सोचो ये ब्लॉक है और ब्लॉक और बॉटम सरफेस को मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया। जस्ट तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दैट इज द रीज़न मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, ये ब्लॉक का सरफेस है। अभी मैं सोचो नीचे का जो टेबल का सरफेस है, उसको अगर शो करता हूँ, टेबल का सरफेस, ध्यान से देखना। तो लेट अस से ये टेबल का सरफेस है ऐसे ही नीचे। ठीक है, ये टेबल का सरफेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी इन दिस सिनेरियो, अगर मैं ब्लॉक को इस तरफ क्या करता हूँ? पुल करता हूँ, तो क्या होगा? ऊपर वाला जो येलो कलर का ब्लॉक है, वो आगे जाने का टेंडेंसी शो करेगा, नहीं करेगा? आगे जाने का टेंडेंसी शो करेगा, राइट? तब वो नीचे वाले वाइट सरफेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा? एक बार उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर ये आगे जाना चाहता है, ध्यान से देखना, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ प्रेस करेगा, नहीं करेगा? फंसेगा, नहीं फंसेगा? ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ क्या होगा? जब आगे जाएगा और ये रोक देगा ना, व्हाइट वाला इसको, येलो वाला आगे जाना चाहेगा, बट व्हाइट वाला उसको क्या करेगा? पुश कर देगा, रोक देगा। ये वाला सरफेस आगे जाना चाहेगा और ये व्हाइट वाला सरफेस इसको क्या कर देगा? पुश कर देगा। करेगा, नहीं करेगा? तो वो वाला पिक्चर मैं बना रहा हूँ। सुन रहे हो सब लोग? सुन रहे हो सब लोग? मैं उस वाले पिक्चर को बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
सो इन दैट केस हाउ विल द पिक्चर लुक लाइक, ध्यान से सुनना. इन दैट केस द पिक्चर विल लुक लाइक, ये वाइट वाला येलो सरफेस इस वाइट वाले सरफेस के साथ जाके अटक जाएगा. यहाँ पर वाइट सरफेस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अटक जाएगा ऐसे करके. यहाँ पर इसके साथ ऐसे अटक जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पीपल? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो ये येलो वाला वाइट वाले को प्रेस कर रहा ही नहीं कर रहा. ये येलो वाला सरफेस ही वाइट वाले को प्रेस कर रहा है नहीं कर रहा. ये भी इसको क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है. ऐसे फंसेगा. ये टेंडेंसी कब पैदा होगा? When will this tendency be created? When the upper yellow block will show a intention to move forward. जब वो करना चाहेगा तो नीचे वाला वाइट वाला सरफेस इसको क्या कर देगा? रोक देगा. बात समझ में आया? तो एक बात बताओ पीपल, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये येलो वाला सरफेस वाइट वाले सरफेस को दबा रहा है, प्रेस कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? प्रेस करने से कैसा नेचर ऑफ फोर्स पैदा होता है? रिपल्सिव फोर्स पैदा होता है नहीं होता? याद है ना, गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया था. दूर जाने से क्या होगा? अट्रैक्शन. पास आने से क्या होगा? रिपल्शन. बहुत ज़्यादा चिपकोगे तो एक सरफेस दूसरे सरफेस को क्या करेगा? रिपल करेगा नहीं करेगा? अच्छा, तो ये येलो वाला सरफेस वाइट वाले सरफेस को ऐसा रिपल करेगा नहीं करेगा? वाइट वाला सरफेस येलो वाले सरफेस को ऐसे रिपल करेगा नहीं करेगा? ध्यान देना, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स एंड देयर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. येलो वाले ने वाइट वाले को प्रेस किया और वाइट वाले ने येलो वाले को प्रेस किया. हर जगह ऐसा ही फोर्स लगेगा. तो यहाँ पर भी येलो वाला वाइट वाले को ऐसा फोर्स लगाएगा, वाइट वाला येलो वाले पे ऐसा फोर्स लगाएगा. यहाँ पर येलो वाला वाइट वाला पे ऐसे लगाएगा, वाइट वाला येलो वाले पे ऐसा फोर्स लगाएगा. बात समझ में आया? ठीक. तो ऐसा कुछ फोर्सेस, ये फोर्सेस बहुत ही छोटा होगा, माइन्यूट होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा. तो इस फोर्स को मैं DF से रिप्रेजेंट करता हूँ. किससे रिप्रेजेंट करता हूँ पीपल? DF. जवाब जनता तो बोलो पीपल. DF से हमने रिप्रेजेंट किया. ऑब्वियसली सब DF अलग अलग होगा, मैंने एक ही लिखा है. मतलब इतना ध्यान, मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं बना रहा. सारे DFs अलग अलग होंगे, मैंने एक ही रिप्रेजेंट किया. सबको आया समझ में? अच्छा, अभी हम ध्यान से सुनना पीपल, अभी हम किसका FBD बनाएंगे? ब्लॉक का FBD बनाएंगे. किसका? ब्लॉक का. ध्यान से सुनना. सो अगर ये जो येलो कलर का ब्लॉक है, इसका अगर मैं FBD बनाता हूँ इन दिस केस, ध्यान से सुनना. अगर ऐसा सरफेस है, सुनो सब लोग, है ना, ध्यान से देखना. इस पे ऐसा DF लग रहा है नहीं लग रहा? बोलो पीपल, है ना. तो ये जो DF है, DF को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, ऊपर की तरफ एक इसका Y कंपोनेंट आएगा और इस तरफ पीछे की तरफ एक X कंपोनेंट आएगा नहीं आएगा? बाकियों का भी ये कर सकते हैं. इस तरफ कितना आएगा? DFY. इस तरफ कितना आएगा जनता? DFX. इस तरफ कितना आएगा पीपल? DFY. इस तरफ कितना आएगा पीपल? DFX. इस तरफ कितना आएगा पीपल? DFY. इस तरफ कितना आएगा? DFX. ऐसे तो हर सरफेस में तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा. बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अभी इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूँ. क्या तुमने नॉर्मल के बारे में सुना है? सुना है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैंने सारे Y कॉम्पोनेंट्स को, किसको? सारे Y कॉम्पोनेंट्स को अगर हमने ऐड कर दिया, DFI प्लस DFI प्लस DFI प्लस DFI, तुम्हें पता है वो कौन सा फोर्स बनेगा? वो नॉर्मल फोर्स. उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं जनता? नॉर्मल फोर्स. हमें आज तक पूरा कहानी हमने सुना नहीं, आज फर्स्ट टाइम हम पूरा कहानी सुन रहे हैं कि DF का जो वर्टिकल कंपोनेंट का जो सम होगा, वही सम क्या होगा? नॉर्मल फोर्स. और तुम्हें पता है DFX, क्या बोला मैंने? DFX, जो कि पीछे की तरफ लग रहा है. बॉडी का टेंडेंसी किधर जाने का? आगे की तरफ. तो DFX उसके आगे के मूव करने के टेंडेंसी को अपोज कर रहा ही नहीं कर रहा. तो अगर मैं सारे DFX कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो जाके हमें क्या मिलेगा पता है तुम्हें? फ्रिक्शन. सो दिस इज हाउ फ्रिक्शन इज क्रिएटेड. इस तरीके से फ्रिक्शन पैदा होता है. इनफैक्ट आज तुम्हें पूरा सच पता चला. पूरा सच क्या पता चला? कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों भाई भाई हैं. दे आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट फोर्स. हम लोग नॉर्मल 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 इतना डिस्कस किया है, लेकिन तुमने अगर ध्यान दिया होगा मैंने हर बार कहा है कि सरफेसेस स्मूथ है, सरफेसेस स्मूथ है, ऐसे बोल के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं किया. तो सरफेस अगर स्मूथ है, जो कि एक्चुअली में नहीं हो सकता, कभी भी मानते हैं हम लोग स्मूथ, तब तो फ्रिक्शन आएगा नहीं. बट अगर सच में पूछो, अगर सच में पूछो तो क्या आएगा? नॉर्मल भी आएगा और फ्रिक्शन भी आएगा. बात समझ में आ रहा है पीपल? इनफैक्ट इस पूरे डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ जनता, ध्यान से सुनो, अगर इस पूरे डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, सो ऊपर के तरफ सारे
DFI कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉर्मल, और पीछे की तरफ सारे DFX के कंपोनेंट्स को हम क्या लिख देंगे, फ्रिक्शन। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर पीपल? ऊपर की तरफ हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल, इस तरफ को हम क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन। और क्या तुम्हें ये बात समझ में आता है अच्छे से कि दोनों कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल पैदा हुआ है y कंपोनेंट को जोड़ के, फ्रिक्शन पैदा हुआ है सारे x कंपोनेंट्स को जोड़ के, दे आर बेसिकली कंपोनेंट्स। तो इनके पापा कौन है? इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, क्या निकालूं, रिजल्टेंट, ये, तो हमें इस फोर्स को बुलाना है F∪c, और इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे हम? कांटेक्ट फोर्स। ये फोर्स कांटेक्ट के लिए पैदा होता है। अभी से ये मिसकंसेप्शन हटा देना कि कांटेक्ट से सिर्फ नॉर्मल पैदा होता है, नहीं, कांटेक्ट से क्या पैदा होता है, Fc, कांटेक्ट फोर्स पैदा होता है। कांटेक्ट से कौन पैदा होता है, Fc, और Fc का एक टुकड़ा क्या है, नॉर्मल, दूसरा टुकड़ा क्या है, फ्रिक्शन। हाँ, वो अलग बात है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, तो तुम क्या बोलोगे, कांटेक्ट फोर्स ही नॉर्मल है, तो फ्रिक्शन जीरो है। बट सच क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है, कांटेक्ट फोर्स F है, नॉर्मल उसका सिर्फ एक y कंपोनेंट है। फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है। बिना छुए फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है क्या? बिना घिसे दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन पैदा हो सकता है क्या? तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों कांटेक्ट फोर्सेस है, इनफैक्ट कांटेक्ट फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं। उनका पापा कौन है, F∪c, उसका एक बेटा कौन है, नॉर्मल फोर्स, दूसरा बेटा कौन है, फ्रिक्शन। तो आज के बाद से अगर तुम्हें कोई बोलो तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे पता है तुम्हें? कांटेक्ट फोर्स इन दिस केस, अगर ध्यान से देखोगे, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आर दे नॉट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, देयर आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट जो होगा F∪c, जो रिजल्टेंट होगा, क्या मैं उसको n² प्लस f² लिख सकता हूँ? यही है हमारा कांटेक्ट फोर्स, रूट ओवर ऑफ नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में आगे पूछा जाता है कांटेक्ट फोर्स निकालो, और तुम्हें पता है कि क्वेश्चन में फ्रिक्शन भी है, तो कांटेक्ट फोर्स n मत लिखना, इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ n वेक्टर एंड f वेक्टर, इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। बोलो जनता, समझ में आया ही नहीं आया? श्योर? पक्का? कोई दिक्कत? चलो बोलो। अच्छा जनता, एक बात बताओ, क्वेश्चन लिखा मैंने बोर्ड पे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या उसमें फ्रिक्शन लग सकता है? क्या लगता है तुम्हें? देखो सिनेरियो देखो, फिर सिनेरियो देखो, सोचो ये ब्लॉक है, सुन रहे हो सब लोग, ये ब्लॉक है और ये टेबल पे ऐसे रखा गया है, दिस इज अ टेबल, इस पर रखा गया है ब्लॉक, करेक्ट? क्या इस पे फ्रिक्शन लग रहा है? क्या इस पे फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा। इसमें क्या लग रहा है? इसमें ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल, और इसके सेंटर से क्या पास कर रहा है पीपल, नीचे mg लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? बट यही ब्लॉक, द सेम थिंग, अभी अगर जनता ध्यान से सुनो, अभी अगर कोई आदमी इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, लेट अस से देयर इज अ पर्सन, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ध्यान से सुनना पीपल, मैंने क्या कहा, ये एक आदमी है जो तुम्हारे ब्लॉक को पुश कर रहा है, और तुम्हारा ब्लॉक इस बार भी नहीं हिल रहा, द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, बट वो क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। क्या इस पे फ्रिक्शन लगेगा अभी? यस। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत बच्चों में। ऐसा मत समझना कि दो सरफेसेस जब एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं तभी फ्रिक्शन लगता है, ऐसा नहीं है। इवन व्हेन द सरफेसेस डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर, even then there can be friction acting between the two surfaces. देखो people, try to understand, यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू किसको बैलेंस कर रहा है, mg, that's fine, बट ये आदमी अगर इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, हो सकता है, सोचो तुम्हारे घर पे एक बहुत बड़ा अलमीरा है, क्या है तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा अलमीरा, और उसको तुम धक्का दे रहे हो और वो हिल नहीं रहा अपने जगह से, करेक्ट पीपल, वो रेस्ट में है। पर एक बार सोच के देखो, तुमने उसके ऊपर फोर्स तो लगाया था, कम ऑन पीपल, इस बंदे ने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया या नहीं लगाया? लगाया, फिर भी मूव नहीं कर रहा। तो तुम अपने आप को क्या पूछोगे कि हमने पिछले चैप्टर पे सर ने क्या सिखाया था? सर ने सिखाया था अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा।
द बॉडी डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। मैंने तो फोर्स लगाया इस पे, लगाया ही नहीं लगाया पेपर, तुमने इस ब्लॉक को इस तरफ धक्का दिया या नहीं दिया जनता, दिया ना धक्का, फिर भी अगर ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये जो F तुम्हें दिख रहा है, द अप्लाइड फोर्स, दैट अप्लाइड फोर्स हैज नाउ बीन कैंसल्ड आउट। अगर कैंसिल आउट नहीं होता, अनबैलेंस्ड होता तो मूव करना चाहिए था। अगर कैंसिल आउट नहीं होता, अनबैलेंस्ड होता, तो हमें उसका कॉन्सिक्वेंस क्या दिखता, द ब्लॉक वुड हैव मूव्ड। तो अपने आप को बोलो, अरे मैंने F लगाया, F लगाने के बाद भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है किसी ने इस F को क्या किया है, कैंसिल आउट। और तुम्हें पता है वो किसने कैंसिल आउट किया है, फ्रिक्शन ने कैंसिल आउट किया है। बात समझ में आया? सो इन दिस केस सरफेस पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, सरफेस पे फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है, और इसी फ्रिक्शन ने तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को क्या किया है, कैंसिल आउट किया। समझ में आया पीपल? सो मैं बस ये पॉइंट तुम्हारे सामने एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में एक आइडिया बना के रखना कि फ्रिक्शन कब लगेगा। बहुत लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि दो सरफेस घिस रहा है, दे आर स्लाइडिंग, सर फ्रिक्शन लगेगा, ये बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर उनको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी फ्रिक्शन लग सकता है। जैसे कि इस केस में ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा, फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, कान ध्यान दो, तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना कि फ्रिक्शन हमेशा लगेगा इफ द बॉडी मूव्स, मूव करते फ्रिक्शन लगेगा, और इफ द बॉडी हैज सम टेंडेंसी ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने? अगर उस बॉडी का मूव करने का इंटेंशन है, क्या बोला मैंने, इच्छा है, टेंडेंसी है, मूव नहीं कर पा रहा वो अलग बात है, लेकिन अगर इंटेंशन शो कर रहा है तब फ्रिक्शन लगेगा। बोलो, अगर इस फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं होता, क्या ये ब्लॉक अपनी जगह पर रहता, चला आता ना, मतलब उसका मन तो है जाने का। अगर ये पूरा स्मूथ होता, सोचो आइस का बना हुआ फ्लोर है, और उस बंदे ने धक्का दिया, धक्का देगा तो ब्लॉक चला जाएगा, नहीं रुकता वो। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इसी से तो पता चलता है कि ब्लॉक का इंटेंशन है मोशन का। तो ब्लॉक का अगर इंटेंशन है मोशन का, याद रखना, मोशन ना भी हो तब भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इस ब्लॉक को मैंने पूछा, ब्लॉक ये बताओ तुम्हारा मूव करने का कोई इंटेंशन है? ये बोलेगा नहीं सर, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, मैं मूव करना नहीं चाहता, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो फ्रिक्शन उस वक्त भी लगेगा इफ द सरफेसेस शो ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर अगर मूव करने का इच्छा जताता है, टेंडेंसी शो करता है, तभी फ्रिक्शन लग जाएगा। समझ में आया पीपल? और ये जो फ्रिक्शन बहुत ही स्पेशल है, ये फ्रिक्शन जब तक बॉडी मूव नहीं करता, जब तक एक्चुअली में रिलेटिव मोशन चालू नहीं होता, जब तक सिर्फ टेंडेंसी ही होता है, तब तक जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम स्पेसिफिकली, एक प्यारा सा नाम दिया हमने उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बुलाते हैं उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम सुन के समझ में आता है इसका मतलब क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट। डज नॉट मीन दैट बॉडी डज नॉट वांट टू मूव, द बॉडी वांट्स टू मूव, इट इज नॉट एबल टू मूव। If the body does not want to move, there is no friction. Come on, people, give me a response. If the body does not want to move, there is no friction. But if the body wants to move, whether the body can move or it is unable to move, और अगर इच्छा है उसके पास तो फ्रिक्शन लगेगा, और जब तक वो मूव नहीं कर पाएगा तब तक जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दैट फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम से ही समझ में आता है, स्टैटिक। द बॉडी विल बी एट रेस्ट बट इट विल हैव ए टेंडेंसी टू मूव, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेट अस टेक एन एग्जांपल, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। नैतिक, सोचो तुम्हारे घर पे एक अलमीरा है, बहुत बड़ा सा अलमीरा है, एंड यू आर ट्राइंग टू पुश दैट अलमीरा। अलमीरा है, सोचो इसमें बहुत सारा कपड़ा फपड़ा लोडेड है, भरा हुआ अलमीरा है, बहुत भारी है, और सोचो ये ज़मीन है, दिस इज द ग्राउंड, ज़मीन रफ है, समझ रहे हो सब लोग? ये अलमीरा है, और तुम इस अलमीरा को पुश करने का कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू पुश द अलमीरा, मूव करवाना चाहता, बहुत ही भारी अलमीरा है। तो तुमने पुश करना कैसे चालू किया? लेट अस से तुमने अपने फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। स्टार्टिंग में बहुत ही कम फोर्स लगाया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुमने थोड़े फोर्स को इंक्रीज़ किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फोर्स को और इंक्रीज़ किया। इस तरीके से कहानी चालू हो रहा है। दिस इज हाउ द स्टोरी प्रोसीड्स। सबको आया समझ में? इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँगा,
यहाँ पर मैं लिखूंगा अप्लाइड फोर्स, क्या लिखा होगा, फोर्स अप्लाइड, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा उस केस में, ठीक है। जस्ट एग्जांपल है, मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा, है ना देवांश, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा, ठीक है देवांश, ठीक है। सो लेट अस से कि जब वो पुश करना चालू करता है, ही स्टार्ट्स पुशिंग द अलमीरा विद अ वेरी स्मॉल फोर्स। लेट अस से, जस्ट डिस्कशन के लिए वैल्यूज ले रहा हूँ, लेट अस से उसने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, एंड द अलमीरा डिड नॉट मूव, अलमीरा मूव नहीं किया। इसका मतलब है उस 1 न्यूटन को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, बैलेंस किया ही नहीं किया, इसीलिए वो मूव नहीं कर रहा। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि आगे जाना चाहते, इसको इधर धक्का दोगे तो फ्रिक्शन अलमीरा पे ऐसा लगेगा ही नहीं लगेगा। तो अगर तुमने यहाँ पर F फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाइड, तो अगर तुमने 1 न्यूटन अप्लाई किया और तुम्हें दिख रहा है कि अलमीरा मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, 1 न्यूटन, और तुम इस फ्रिक्शन को क्या बुलाओगे, यू शैल कॉल दिस फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों सर, क्योंकि ये अलमीरा मूव, वो स्टैटिक है अलमीरा, इसलिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा, सॉरी फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन स्टैटिक है, इसलिए हमने उस फ्रिक्शन का नाम क्या दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद तुमने अपने फोर्स को और थोड़ा इंक्रीज किया, बहुत भारी अलमीरा है, इतना आसानी से मूव नहीं करेगा, तुमने 2 न्यूटन अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया पीपल इस बार, 2 न्यूटन। तुमने क्या देखा, अलमीरा इस बार भी मूव नहीं किया, तो तुमने क्या बोला, तुम्हें तो एनएलएम आता है, तो तुमने सोचा कि मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया फिर भी ये अलमीरा मूव नहीं करा, इसका मतलब है दिस 2 न्यूटन हैज बीन कैंसल्ड आउट बाय फ्रिक्शन। दैट मीन्स इस वक्त अभी इन दिस न्यू अटेम्प्ट फ्रिक्शन का वैल्यू अभी कितना होगा, 2 न्यूटन, ध्यान से सुनना, तो फ्रिक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन है, सुने हो सब लोग। नेक्स्ट तुमने 3 न्यूटन अप्लाई किया, फिर भी तुमने देखा कि अलमीरा तो मूव नहीं करा, इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू इस बार भी क्या होगा, 3 न्यूटन, बात समझ में आ रहा है। इस बार तुमने 4 न्यूटन अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, 4 न्यूटन, ध्यान से सुनना पीपल, इस बार तुमने 4 न्यूटन अप्लाई किया और तुमने देखा कि अलमीरा मूव तो नहीं कर रहा बट वो हिलना थोड़ा चालू किया है, इट हैज स्टार्टेड शेकिंग। शेकिंग का मतलब क्या है, इट इज अबाउट टू मूव, होता है ना कभी फीलिंग आता है ना कि अभी मूव करने वाला है, मैं उस सिचुएशन का बात कर रहा हूँ, व्हेन द अलमीरा, व्हेन यू विल हैव द फीलिंग कि अलमीरा अभी मूव करने वाला है, मूव किया नहीं है, इट इज अबाउट टू मूव, इवन इन दैट स्टेट फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, 4 न्यूटन, बिकॉज वो मूव किया नहीं है, वो बस वाइब्रेट करना चालू किया, तुमने रियलाइज किया कि अभी मूव करने वाला है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इज दैट क्लियर, नीतीश सुन रहे हैं ना। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट केस में तुमने क्या किया, पिछले वाले केस में तुमने 4 न्यूटन अप्लाई किया था, अभी तुमने अपने फोर्स को हल्का से इंक्रीज किया, कितने से इंक्रीज किया, बाय वेरी माइन्यूट अमाउंट। सोचो तुमने इस बार 4 के बाद 5 नहीं लगाया, तुमको पता चल चुका कि अलमीरा मूव करने वाला है, इस बार सोचो तुमने लगाया 4.2 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, कितना लगाया तुमने, 4.2 न्यूटन, थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज किया, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, और अलमीरा मूव कर गया, अलमीरा मूव कर गया, बात समझ में आया। अभी अपने आप को पूछो मैंने कितना फोर्स लगाया, 4.2 न्यूटन, 4 न्यूटन में तो मूव नहीं किया था, 4.2 पे मूव कर गया, अगर मूव कर गया अलमीरा, क्या फ्रिक्शन नहीं लगा इस बार, लगाया ऑब्वियसली, लेकिन वो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था, सफिशिएंट इन द सेंस फ्रिक्शन इस बार मेरे 4.2 न्यूटन को कैंसिल आउट नहीं कर पाया, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू और फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ। क्या फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा, कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना था, 1 न्यूटन, सेकंड केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 2, उसके बाद 3, 4, फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट इज एज इफ फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, वो देख सकता है कि इस सरफेस को, इस अलमीरा को रोकने के लिए कितना देना पड़ेगा, जितना देना पड़ेगा उतना वो देगा। फर्स्ट टाइम में कितना देना था उसको, 1 न्यूटन, उसने 1 न्यूटन दिया, सेकंड केस में उसको कितना देना था, 2, तो उसने 2 दिया, थर्ड में उसको कितना देना था, 3, उसने 3 दिया, फोर्थ में कितना देना था, 4, तो उसने 4 दिया। हर चीज़ का एक लिमिट होता ही नहीं होता, तो फ्रिक्शन का लिमिट पार हो चुका है। इसके बाद अगर तुमने 4.2 न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शन का वैल्यू और फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाया, इनफैक्ट फ्रिक्शन का वैल्यू फॉर एग्जांपल उसका वैल्यू 3.9 हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू इनफैक्ट कम गया। अभी तुम्हारे दिमाग में होगा सर फ्रिक्शन का वैल्यू 4 तक तो गया था,
3.9 कैसे हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं जो कि जाके तुमको आगे जाके बताऊंगा। बात समझ में आया पीपल? समझने की कोशिश करो कि जब तक ये अलमीरा मूव नहीं कर रहा था, तुमने अलमीरा पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया? 4। फ्रिक्शन ने भी कितना लगा दिया? 4 तक लगा दिया। और 4.2 पे अगर मूव कर चुका है वो, तो तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 4। उसके बाद वो और इंक्रीज नहीं हो पाया। दैट वाज द रीज़न कि मैंने जब 4.2 न्यूटन अप्लाई किया, द अलमीरा स्टार्टेड मूविंग। और जब अलमीरा मूव करना चालू कर देगा, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्टैटिक नहीं बुला सकते। क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? अलमीरा जब मूव करना चालू कर देगा, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा, क्या तुम उसको स्टैटिक बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। उस वक्त when the surfaces are actually slipping over each other, did you hear the line? मैंने क्या बोला? सर आपने बोला कि अगर सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर सच में स्लिप कर रहे हैं, उस वक्त भी फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक नहीं बुला सकते। उस फ्रिक्शन को हम बुलाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक। काइनेमेटिक्स नाम सुना होगा तुमने। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या? इन मोशन। समझ में आया पीपल? क्या तुमने ये रियलाइज किया कि मैंने अभी फ्रिक्शन को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है? एक कैटेगरी, पहला कैटेगरी स्टैटिक। स्टैटिक कब लगेगा? व्हेन द बॉडी डज नॉट मूव बट हैज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। व्हेन द बॉडी डज नॉट मूव बट हैज ए टेंडेंसी ऑफ मोशन, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक। पर एक बार बॉडी मूव करना चालू कर देगा, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक। ठीक है, अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। कहानी सबको समझ में आया? बस बिफोर यू मूव अहेड, इस पूरे डिस्कशन से मैं चाहूँगा कि तुम कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखो। पहला चीज़ याद रखना है कि ये जो फ्रिक्शन तुम्हें लग रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये सारे स्टैटिक फ्रिक्शन है। और क्या ये कहना सही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? क्या ये सही है कहना कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकता है? जब तुमने 1 लगाया, फ्रिक्शन ने कितना लगाया? जब तुमने 2 लगाया, फ्रिक्शन ने कितना लगाया? जब तुमने 3 लगाया, फ्रिक्शन ने कितना लगाया? तो कह सकते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। सेकंड चीज़, क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन के एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अलमीरा इवेंचुअली मूव किया ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि एट दैट सिनेरियो फ्रिक्शन और तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस, तुम तो अपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, 1 2 3 4, 4.2 तक इंक्रीज कर दिया, लेकिन 4 के बाद जब तुमने अपने फोर्स को इंक्रीज किया, फ्रिक्शन तुम्हारे अलमीरा को रोक के नहीं रख पाया। तो क्या मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन ये कह सकता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना सादिक, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट। स्टार्टिंग लिमिट क्या है? 0। उसका एक एंडिंग लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। तो 2 चीज़ें तुम्हें याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट है जिससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता। तीसरा चीज़, क्या चीज़ याद रखना है? अगर सरफेसेस सही में घिसना चालू कर दें, उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, उस वक्त क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? ध्यान से सुनना। तुम्हें याद रखना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन का हमेशा एक रेंज होता है। कल हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कल तुम्हें जो पढ़ाया था अलमीरा को धक्का देना, याद है तुम्हें? जब तुमने फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 1 लग रहा था। जब तुमने 2 लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 2 लग रहा था। बहुत बच्चों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? एफ लिमिटिंग कह देते हैं। एफ लिमिटिंग हमेशा नहीं लगेगा। मैंने कल बताया था कि अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिखना चाहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, जनता ध्यान से सुनना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट? एफ लिमिटिंग। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग एफ लिमिटिंग का वैल्यू पुट कर देते। एफ लिमिटिंग कब लगेगा? एफ लिमिटिंग कब लगेगा? व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव। जब ये बॉडी मूव करने ही वाला है किसी सरफेस के ऊपर,
उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा देगा उसको रोकने के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। काम ध्यान से सुनो। तो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा लगेगा? नहीं। अलमीरा वाला एग्जांपल याद है, जब तूने 1 न्यूटन अप्लाई किया फ्रिक्शन ने कितना दिया? 1। जब तुमने 2 दिया फ्रिक्शन ने कितना दिया? 2। जब तुमने 3 दिया फ्रिक्शन ने कितना दिया? 3। और 4 न्यूटन पे वो अलमीरा मूव करने ही वाला होता। तो वो जो 4 न्यूटन है वो हो गया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 4 ही लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी के मोशन को, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कितना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही सप्लाई होगा। अगर तुमने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो नीचे से फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1 ही लगेगा, 4 नहीं लगेगा। बॉडी को रोकने के लिए जितना चाहिए, जितना फ्रिक्शन को देना है उतना ही देगा वो। इज इट मेकिंग सेंस पीपल? तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? फैक्टर्स on which limiting friction depend। कौन से फैक्टर्स पे लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है? ध्यान से सुनना। नंबर 1, रफनेस ऑफ सरफेस। क्या बोला मैंने? रफनेस ऑफ सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, राइट? फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा? सरफेस के रफनेस के ऊपर। याद है ना, मैंने बताया था कि सरफेस में इरेगुलरिटीज होता है, हिल्स और वैलीज होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जब रखा जाता है तो यही जिगजैग स्ट्रक्चर्स, यही इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक। तो जितना ज़्यादा रफनेस होगा, जितना ज़्यादा जिगजैग स्ट्रक्चर्स होगा, जितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है? तो रफनेस ऑफ द सरफेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रफनेस ऑफ द सरफेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यू एस। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला था इसको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू एस तुम्हें क्या बताता है? म्यू एस तुम्हें बताता है कि सरफेस का रफनेस कैसा है। ज़्यादा रफ सरफेस, म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। कम रफ सरफेस, म्यू का वैल्यू कम होगा। तो म्यू किसका प्रॉपर्टी है? म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। जनता बोलो हाँ या ना? पक्का? अच्छा, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना। और वो फैक्टर है हाउ हार्ड द कॉन्टैक्ट सरफेस या कॉन्टैक्ट सरफेसेस press against each other। How hard the contact surfaces press against each other। मैंने ऐसा क्यों कहा? जस्ट इमेजिन करो पीपल, जस्ट इमेजिन करो कि ये हमारा ब्लॉक है और इसके बॉटम सरफेस में ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर है। सुन रहे हो सब लोग? और ये ज़मीन है, इसमें भी ऐसा बहुत सारा जिगजैग स्ट्रक्चर है। और ऊपर वाला जिगजैग स्ट्रक्चर्स नीचे वाले जिगजैग स्ट्रक्चर्स के साथ क्या हो रहा है? इंटरलॉक हो रहा है। नॉर्मल तुम्हें क्या बताता है? नॉर्मल, व्हाट डज नॉर्मल से? इन दोनों के बीच जो नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा, ज़मीन लगाएगा, ये इस पर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल तुम्हें क्या बताता है? नॉर्मल तुम्हें ये बताता है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को कितना ज़ोर से प्रेस कर रहा है। हाँ या ना? ज़ोर से प्रेस करेगा तो नॉर्मल का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर पीपल? अभी खुद सोच के देखो, हाउ हार्ड दो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस करेगा। जितना जोर से प्रेस करेगा, वो जो जिगजैग स्ट्रक्चर से, नीचे वाला जिगजैग स्ट्रक्चर से, ये दोनों और स्ट्रांगली इंटरलॉक होगा ही नहीं होगा। कम प्रेस करेगा तो कम इंटरलॉकिंग होगा, ज़्यादा प्रेस करेगा तो अंदर घुस जाएगा और इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दो सरफेसेस एक दूसरे को जितना ज़ोर से प्रेस करेगा, उनके सरफेसेस के बीच का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हिल्स एंड वैलीज है, जो इरेगुलरिटीज़ है, जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स है, ये लोग एक दूसरे के अंदर और स्ट्रांगली घुसे हुए रहेंगे। इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा? और स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरलॉकिंग अगर और स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? और
इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, एंड द फैक्टर इन दिस केस इज नॉर्मल फोर्स। किस पे डिपेंड करता है पीपल? नॉर्मल फोर्स एन पे डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्रेस करेगा उनके इरेगुलरिटीज़ उतना ज़्यादा इंटरलॉक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? सो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू एक्सप्रेशन आता है वही आता है। एफ लिमिटिंग जो होता है दैट इज डिफाइंड एज म्यू एस इंटू एन। समझ में आया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एस एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एन। म्यू एस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। म्यू एस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। किसी दो सरफेस के लिए म्यू एस फिक्स्ड होगा। बात समझ में आया? तो फ्रिक्शन का वैल्यू उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल पे। जस्ट इमेजिन करो एक टेबल है। इमेजिन कर रहे हो एक टेबल को पकड़ के मैं ऐसा खींच रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा, थोड़ा मेहनत हो रहा है। मैं टेबल को पकड़ के ऐसे खींच दिया, थोड़ा सा मेहनत हुआ, ओके फाइन। अब इस टेबल के ऊपर अगर विश्वराज बैठ जाता या खड़ा हो जाता, सेम टेबल, इस बार विश्वराज इसके ऊपर खड़ा हो गया, मुझे इसको फिर से पुल करना है, ज़्यादा दिक्कत होगा ही नहीं होगा? ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ही नहीं होगा? तुम्हें पता है इसका रीज़न क्या है? विश्वराज जब इस टेबल के ऊपर खड़ा हो जाएगा सरफेस का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। बोलो क्यों? बिकॉज द मोमेंट विश्वराज इस टेबल के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो ये टेबल को अभी ज़मीन को क्या करेगा? और स्ट्रांगली प्रेस करेगा। बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज़ अ रीज़न बेंच के ऊपर अगर कुछ नहीं है उसको खींचना आसान है। बेंच के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट रख दो, कोई आदमी बैठ जाए, उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज in that case the bench will be pressing the ground harder and the two surfaces will get more interlocked। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तुम्हारे पास एक ब्लॉक, तुम धक्का दे रहे हो, तुमने अपना फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू इंक्रीज किया। तुमने अपना फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन भी वैल्यू अपने इंक्रीज किया। तुमने अपना फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू इंक्रीज किया। वो सेल्फ एडजस्टिंग है, लेकिन एक लिमिट तक अपने वैल्यू को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट। एक टाइम के बाद तुम्हारा फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि फ्रिक्शन और इंक्रीज नहीं कर पाएगा। उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और उस वक्त वाले फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। हमेशा नहीं लगता, हम कहते हैं इंग्लिश में इम्पेंडिंग मोशन। Limiting friction will act when the motion is impending। Impending का मतलब क्या है? About to happen। जब मोशन होने ही वाला है उस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? F लिमिटिंग। बोलो जनता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? अभी इस डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया है कि कोई चीज़ रुका हुआ है, भारी चीज़ रुका हुआ है? सोच के बताना। उसका मोशन स्टार्ट करना जितना डिफिकल्ट है उसके कंपैरिजन में एक बार अगर तुमने इसको मूव करा दिया उसके बाद उसका मोशन कंटिन्यू करना उतना डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग द मोशन। क्या तुमने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कभी? जो भारी साल मेरा है, तुम धक्का दे रहे हो, मूव नहीं कर रहा, बट अगर एक बार मूव कर गया उसके बाद तुम उसको धक्का दे, मतलब मूव करने के पहले टाइम में जितना एफर्ट देना पड़ रहा था, मूव करने के बाद उसी अलमीरा को धक्का देने में उतना मेहनत नहीं हो। कभी एक्सपीरियंस किया है? हाँ, उसका रीज़न आज पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। वाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन एंड वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग यू डोंट फील इट एज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द सिचुएशन व्हेन यू वर अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। तब ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ध्यान से सुनो, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझा रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ, क्या तुमने किसी दो सैंड पेपर को घिसा है या किसी दो ब्रिक्स को घिसा है? तो स्मूथ नहीं हो जाता वो बहुत ज़्यादा, जितना घिसोगे स्मूथ होगा ही नहीं होगा। लेकिन जब घिसोगे कुछ डस्ट निकलेगा ही नहीं निकलेगा। क्यों होता है? कभी सोचा इसके बारे में? हमने जो अभी पढ़ा है उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो। जो हिल्स एंड वैलीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो इरेगुलरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है, जो जिगजैग नेचर के बारे में डिस्कस किया है, दे आर रिलेटेड टू दिस सिचुएशन। मैं बताता हूँ कैसे होता है, ध्यान से सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है, तुम्हें याद है ना, मैंने दो
एक ब्लॉक बनाया था, एक टेबल बनाया था, और हम ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं मूव कराने के लिए। वो पिक्चर फिर से बना रहा हूँ, पीपल ध्यान से देखना। ये ब्लॉक है और ब्लॉक के बॉटम सरफेस को मैं थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूँ, चलेगा? बोलो ना पीपल। और नीचे का जो सरफेस है, अगर तुमने यहाँ पर ब्लॉक को ऐसा फोर्स लगाया, तुम इसको ऐसा पुल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा पुल कर रहे हो, तो नीचे वाला जो सरफेस है, येलो वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस के साथ इंटरलॉक होके उसको धक्का देगा ही नहीं देगा? बोलो जनता, धक्का देगा ही नहीं देगा? सो देखो, इन दिस केस उस पिक्चर को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ध्यान से देखो, है ना? ये नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला ब्लॉक है और नीचे वाला एक रफ सरफेस। बात को समझना, तुमने ऊपर वाले ब्लॉक को इस तरफ क्या क्या पुल किया, इसको तुम क्या कर रहे हो? पकड़ के ऐसा पुल कर रहे हो, आओ इधर आओ। ये बोलेगा सर मैं आना चाहता हूँ, मैं आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्यों नहीं आ पा रहा? बिकॉज मेरा ये वाला पोर्शन वाइट वाले पोर्शन के साथ फंस जा रहा है। ये जो येलो वाला पोर्शन है वो वाइट वाले पोर्शन के साथ क्या हो जा रहा है? फंस जा रहा है। वाइट वाला पोर्शन येलो वाले पोर्शन को आगे जाने नहीं दे रहा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो येलो वाला वाइट वाले पे फोर्स लगाएगा, वाइट वाला येलो वाले पे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स तुम्हारे अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा? तुम जितना पुल करोगे, इन दोनों के बीच का जो टेंशन है, टेंशन मतलब जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, वो बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि इतना फोर्स लगेगा कि इन सरफेसेस में क्रैक्स आना चालू करेगा। क्या आना चालू करेगा? क्रैक्स। यहाँ पर भी ऐसा क्रैक्स आना चालू करेगा, बिकॉज ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। क्रैक दोनों तरफ आएगा। यहाँ पर ऐसा क्रैक्स आना चालू करेगा, ऊपर भी ऐसा क्रैक्स आना चालू करेगा। क्रैक क्यों आया जनता? क्रैक क्यों आया? बिकॉज एक वाइट सरफेस, एक येलो सरफेस एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से पुश कर रहा है, और वो पुश का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? कि तुमने इसको जो पुल किया, इस फोर्स को तुम क्या कर रहे हो? टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हो। तो येलो वाला पार्ट और जो वाइट वाला पार्ट है, एक दूसरे को जो धक्का दे रहे हैं, वो धक्का देने वाला फोर्स वक्त के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो एक टाइम आएगा तुम्हारा सरफेस गिव अप करेगा ही नहीं करेगा? क्या बोलेगा? मैं इतना फोर्स और झेल नहीं पा रहा। तो येलो वाले सरफेस का पोर्शंस टूटना चालू करेगा, वाइट वाले पोर्शंस, वाइट वाले सरफेस का जो सेगमेंट्स है वो टूटना चालू करेगा, क्रैक करेगा। फिर भी अगर तुम नहीं रुकते, इवेंचुअली क्या होगा? What will happen eventually if you don't stop? If you keep on increasing your pull, if you keep on increasing the pull, तो eventually क्या होगा? Eventually ये वाला हिल और ये वाला वैली क्या होगा? टूट जाएगा, it will break. ये वाला हिल और ये वाला वैली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद ये निकल के आ जाएगा, इससे तोड़ के निकल के जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इवेंचुअली तो ये बॉडी मूव करेगा। अगर तुम इस पे फोर्स लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, एक टाइम तो आएगा कि ये निकलेगा। बट जब ये निकलेगा, ये तोड़ फोड़ के निकलेगा नहीं निकलेगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचो क्या हो रहा है। जब ये निकलेगा तो येलो वाला वाइट वाले को तोड़ देगा, वाइट वाला येलो वाले को तोड़ देगा। तोड़ेगा ही नहीं तोड़ेगा? क्रैक जो था, क्रैक जो बना था, वो टूटेगा ही नहीं टूटेगा? बोलो, समझ में आ रहा है? अभी ध्यान से सुनना। तो दोनों सरफेस घिस गए ना, घिसने से जो हील बहुत ऊंचा था वो तो टूट गया, वो हील अभी छोटा हो गया ना, उसका शार्पनेस कम गया ना। ऊपर वाला जो वाइड वाला जो ऐसे वैलीज थे वो भी टूटा, उसका भी शार्पनेस क्या हो गया? कम हो गया। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर एक बार बॉडी घिस के निकल गया, कैन आई से द सरफेसेस आर नाउ रिलेटिवली less rough as compared to the situation before when the motion did not start. उस वक्त तो hills and valleys बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, बट अगर एक बार वो तोड़ के निकल गया तो घिस गया ना, वो घिसने से थोड़ा सा रफनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए जब हम चीज़ों को घिसते हैं, धूल निकलता है ना, वो धूल कहाँ से निकलता है? ये जो क्रैक्स है, जो क्रैक टूटता है, जो हिल्स एंड वैलीज टूटते हैं,
वही पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं। और हिल्स एंड वैलीज को तुम जितना ही घिसते रहोगे वो और स्मूथ होता जाएगा। रफनेस तो रहेगा बट इट विल बिकम लेस रफ, इट विल बिकम लेस रफ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? श्योर? तो बात को समझो, जब ब्लॉक निकल गया, ब्लॉक का बॉटम सरफेस, ब्लॉक का बॉटम सरफेस थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गया, या सही तरीके से बोलो तो लेस रफ हो गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन जब वो फंसा हुआ था, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है तब जिगजैग नेचर ज़्यादा है? वो जिगजैग जब टूट जाता है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक नहीं बोलते। जब मूव करना चालू कर देगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एफ लिमिटिंग से कम ही होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज नाउ द सरफेस इज लेस रफ व्हेन इट वाज एट रेस्ट। बात समझ में आया? रफनेस ऑफ ए सरफेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? म्यू रिप्रेजेंट करता है। अभी तो बताया था, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। तो जब सरफेस घिस के निकल जाता है तो म्यू का वैल्यू चेंज हो चुका है। उस म्यू को तुम अभी और म्यू एस नहीं बुला सकते। म्यू एस वाला रफनेस अभी और रहा नहीं, क्योंकि हिल्स एंड वैलीज टूट चुके हैं। तभी तुम्हारा नया म्यू डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें, और उसको हम बोलते हैं म्यू सफिक्स के। क्या बोलते हैं हम? म्यू सफिक्स के, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना। सो नाउ अभी अगर मैं वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना चाहूँ, हमेशा याद रखना इट्स वैल्यू इज ए कांस्टेंट अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है? बोलो जनता, स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है क्या? कुछ फिक्स वैल्यू होगा क्या? वो तो सिचुएशन के साथ अपने आप को चेंज करता रहेगा, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, है ना? लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एफ सफिक्स के, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू हम लिखते हैं म्यू के इंटू एन। बात समझ में आया? म्यू के को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, जनता बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो, डाइजेस्ट हो रहा ही नहीं हो रहा? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैं कहूँगा इन दिस केस, रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि म्यू के का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। अभी समझाया क्यों कम होगा? बिकॉज एक बार बॉडी मूव करना चालू कर देता है तो रफनेस कम हो जाता है, तो म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा। समझ में आया? सो क्या मैं कह सकता हूँ एफ के, जनता, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्या मैं कह सकता हूँ? दोनों में तो नॉर्मल सेम ही रहेगा। बॉडी रेस्ट में है, इन दैट केस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। बॉडी मूव कर रहा है तभी नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा? एम जी। नॉर्मल के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। किसके वैल्यू में चेंज आया? म्यू के वैल्यू में चेंज आया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? म्यू के वैल्यू में क्या आया? चेंज आया। म्यू के का वैल्यू म्यू से क्या है? कम। मैंने कहा था ना, किसी बॉडी को मूव करवाना जितना डिफिकल्ट है, अगर एक बार वो मूव कर जाता है तो तुम्हें उतना डिफिकल्ट फील नहीं होगा। बोलो तो क्यों? क्योंकि जब तुम मूव करवाने का कोशिश कर रहे हो, तुम किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट। समझ में आया? बट एक बार बॉडी मूव कर गया तब तुम किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो? काइनेटिक। एंड काइनेटिक का वैल्यू स्टैटिक से, मोर स्पेसिफिकली काइनेटिक का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। दैट इज द रीजन किसी बॉडी का मोशन स्टार्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट फील होता है एज कंपेयर टू द सिचुएशन व्हेन इट कंटिन्यूज टू मूव। उस वक्त उसका मोशन कंटिन्यू करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, सुने हो ना सब लोग? तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट। सुनना चाहोगे क्या क्वेश्चन है? अच्छा, थोड़ी देर बाद बताऊँ, पॉज करो। तो
जो मैं कह रहा था, ठीक है। अभी हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन बहुत ही सिंपल सा है। एक ब्लॉक रखा गया है, दिख रहा है सबको? इन दिस केस ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक पे तुम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, एफ अप्लाइड, सुन रहे हो? और ये जो अप्लाइड फोर्स है इसका वैल्यू तुम ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, इंक्रीज करो। पहले 0 न्यूटन, फिर 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, ऐसे करके तुम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो। सब लोग इस तरफ देखो जनता। तो अभी हमें क्या प्लॉट करना है, अभी हमें ये प्लॉट करना है कि जैसे जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करता जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे चेंज होगा। बात समझ में आया पीपल? इज दैट क्लियर पीपल? फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे चेंज होगा उसको हम प्लॉट करेंगे। अप्लाइड फोर्स को हमने कौन से एक्सिस में प्लॉट किया? अप्लाइड फोर्स को हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया, और फ्रिक्शन को हमने कौन से एक्सिस में प्लॉट किया? वाई एक्सिस में। बात समझ में आ रहा है पीपल? अच्छा, अभी एक बात बताओ, मैंने फोर्स लगाया ही नहीं है, you did not apply any force on the block, what is the value of friction acting at that point? 0। मतलब जब F apply 0, फ्रिक्शन भी 0, तो कोऑर्डिनेट यहाँ से चालू होगा। अच्छा, उसके बाद तुमने अप्लाई किया हल्का सा फोर्स 1 न्यूटन, द बॉडी डिड नॉट मूव, तो फ्रिक्शन ने कितना अप्लाई किया? 1। x 1 तो y भी 1, x मतलब अप्लाइड फोर्स, y मतलब फ्रिक्शन, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1। ध्यान से सुनो पीपल, उससे तुमने फोर्स और थोड़ा बढ़ाया, 2 न्यूटन अप्लाई किया, द बॉडी डिड नॉट मूव, मतलब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स कितना है? 2। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? फिर से y इक्वल टू x, फिर से y इक्वल टू x। उसके बाद तुमने 3 न्यूटन अप्लाई किया, द बॉडी डिड नॉट मूव, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? फिर से y इक्वल टू x। फिर तुमने 4 अप्लाई किया, द बॉडी डिड नॉट मूव, द बॉडी इज अबाउट टू मूव, नहीं थे, द बॉडी इज about to move, the body did not move, the body is about to move। तुमने कितना अप्लाई किया? 4 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या होगा? 4। बट तुम्हें पता है ना इस 4 को हम क्या बुलाएंगे? इस 4 न्यूटन वाले फ्रिक्शन को हम स्पेसिफिकली क्या बुलाएंगे? we shall call it as limiting friction, because the motion is impending, the motion is about to happen। in this case also y equal to x होगा, हाँ या ना? तो इन वैल्यूज को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँ पीपल, ध्यान से देखो, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू भी 3, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू भी 4। तो ग्राफ का नेचर एक स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं होगा? ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x। मानते हो इस बात को? सो पीपल ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू x होगा, ऐसा। बात समझ में आ रहा है सबको? जवाब दो जनता। तो ये कौन से नेचर का ग्राफ है? दिस इज y इक्वल टू व्हाट? x। x1 फ्रिक्शन भी 1, x2 फ्रिक्शन भी 2, x3 फ्रिक्शन भी 3, इस तरीके से। तो ये कौन सा वैल्यू है? ये कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू, ये वाला कौन सा वैल्यू? कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? बिकॉज ये वो पॉइंट है जहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि द मोशन इज अबाउट टू हैपन, और उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जनता बोलो हाँ या ना? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन होगा जनता, क्या मैं उसको, ध्यान देना जनता, क्या मैं उसको F लिमिटिंग बुला सकता हूँ? जिसका वैल्यू कितना है जनता? म्यू S इंटू वट? N। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट। बात समझ में आया? अच्छा, इस वक्त जो फोर्स लग रहा है जरा से, वो ये फोर्स है, दिस इज F नॉट दे रहा हूँ। F नॉट का मतलब क्या है? ये वो फोर्स, उस अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा बॉडी इज अबाउट टू मूव, राइट? अभी अगर हम अपना अप्लाइड फोर्स F नॉट से हल्का से इंक्रीज करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? बॉडी के नीचे का जो हिल्स एंड वैलीज है और सरफेस का जो हिल्स एंड वैलीज है, ये लोग क्रैक करके टूट जाएंगे, धूल निकलेगा और बॉडी आगे बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू फटाक से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? बिकॉज द मोमेंट द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, उस वक्त तो स्टैटिक नहीं लगता, उसके बाद क्या लगता है? काइनेटिक। समझ में आया? और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? म्यू के इंटू एन। तो तुम्हें यहाँ पर ग्राफ में हल्का से एक डिप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डिप। वैल्यू सडनली कम जाएगा। तुमको याद है मैंने टेबल पे 4 के बाद लास्ट स्टेप में 3.9 न्यूटन लिख के रखा था। मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि वो जो 3.9 न्यूटन लग रहा है
जो मैंने पहले क्लास में समझाया था वो क्या लग रहा है, वो स्टैटिक नहीं लग रहा है, वो क्या लग रहा है, काइनेटिक। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पहुंचने के बाद जब बॉडी मूव करेगा तो सडनली फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाएगा। काइनेटिक बनने का मतलब है कि म्यू एस का वैल्यू बदल के म्यू के बन गया। नॉर्मल डिड नॉट चेंज, बट म्यू एस का वैल्यू चेंज होकर क्या बन गया, म्यू के। इसलिए ग्राफ क्या होगा, सडनली फॉल करेगा, डिप करेगा। उसके बाद तुम अगर अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इसमें भी म्यू के इंटू एन, 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 मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू और चेंज नहीं होगा। मतलब इसके बाद जो ग्राफ दिखेगा, द ग्राफ इन दिस केस विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बात समझ में आया? तो अगर पूछोगे सर ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो। डिप करने वाला, डिप करने के बाद कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक। तो इस फ्रिक्शन का वैल्यू तुम क्या लिखोगे, म्यू के इंटू एन लिखोगे। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर तुम जो फ्रिक्शन लिखोगे इसका वैल्यू लिखोगे तुम इन दिस केस म्यू सफिक्स के इंटू एन। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ या ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का राज कब तक चलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का राज कब तक चलता है? ये पूरा ग्राफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या तुम्हें पता है इसका स्लोप 45 डिग्री है? ऐसे ही बताया तुमको मैंने, y इक्वल टू एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होता है, 45 डिग्री। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में फुल टाइम कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है जनता, स्टैटिक फ्रिक्शन। आवाज दो ना। और इसके बाद जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। और जैसे कि मैंने कहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। जब तुम बॉडी को मूव करवा रहे थे तुम्हारा वार किसके अगेंस्ट था, स्टैटिक। और स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इतना। एक बार बॉडी मूव कर गया उसके बाद तुम किसके अगेंस्ट वार कर रहे हो, काइनेटिक, जिसका वैल्यू लिमिटिंग से कम है। दैट इज द रीजन इट इज easier to move the body once it starts moving, because you are fighting against kinetic friction which is lesser than limiting friction. बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो लिखो उसको। देखो जनता ध्यान से सुनो, मैक्सिमम बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, लेकिन ये नहीं समझोगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगा। पहली बात, बहुतों को लगता है कि बॉडी बहुत तेज जाएगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। बॉडी अगर ट्रैवल कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक, उसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। बॉडी कितना तेज ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। चाहे बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करे, चाहे बॉडी 100 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करे, सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, सेम। बात समझ में आया? काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस। याद रहेगा ये चीज़, लिख के रखना। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना एरिया कॉन्टैक्ट में वो डिपेंड नहीं करता। बात को समझें। देखो अगर ये बॉटल है ऐसा रख दिया तब नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, एन इक्वल टू एम जी। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना ही है इस सरफेस के साथ, यस और नो। अगर इसको मूव कराएंगे या मूव करवाने का कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन जो लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन। बात समझ में आया? स्टैटिक है तो म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक है तो म्यू के इंटू एन। बॉडी को ऐसा रख दिया तो ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है, और नॉर्मल का वैल्यू इस बार भी क्या होगा, एन इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। नॉर्मल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, और म्यू तो सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? तो फ्रिक्शन का वैल्यू कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आया? ये सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ना कभी कभी तुम देखोगे कि म्यू एस म्यू के अलग अलग ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते, सिर्फ म्यू बता देते हैं। क्या बता देते, म्यू। तब तुम कंफ्यूज मत होना, तब तुम ये मान लेना कि काइनेटिक एंड लिमिटिंग का वैल्यू सेम मान के कर लेना क्वेश्चन। मतलब म्यू का मतलब क्या, डायरेक्टली फ्रिक्शन का वैल्यू क्या पुट करोगे, म्यू इंटू एन पुट कर दोगे। समझे मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? सर आपने कहा कि क्वेश्चन में अगर म्यू एस म्यू के नहीं दिया हुआ है, सिर्फ म्यू दिया हुआ है, तब हम फ्रिक्शन का वैल्यू क्या करेंगे, म्यू इंटू एन कर देंगे। तब ऐसा मत समझना सर म्यू एस होगा या म्यू के होगा। मतलब इस क्वेश्चन में स्टैटिक और काइनेटिक को क्या माना गया है, सेम। ऐसे मान के क्वेश्चन बनाया गया है।
याद रहेगा ये 3 चीज़, ये अच्छे से लिख के रखो। विवेक इसको क्लोज कर दो। सुनो जनता, यही नहीं जानते तो फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, और वो है करेक्टली फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना कि फ्रिक्शन सरफेसेस पे कैसे लगता है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो तुम्हें सबसे पहले इस फिल ऑफ द ब्लैंक्स को मुझे बताना है जो तुमने पढ़ा हो। फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द मोशन ऑफ ए बॉडी। वन मोर टाइम पीपल, फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द मोशन ऑफ ए बॉडी, अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने कॉपी में इस लाइन को लिखना है। लाइन को लिखने के बाद रेड पेन से लिखना, और इसके बाद एरो देके लिखना कि ये गलती और कभी नहीं करूँगा, ये गलत है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये कहना कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं होता है ऐसा। समझ में आया? तो सबसे पहला लाइन तो तुम्हें जो अपने आप को बताना है कि फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जनता बोलो समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? अभी तुम पूछोगे सर रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन पहले ही पढ़ा हम लोगों ने। जैसे कि इस केस में मैं केस लेकर डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो लेट अस से दिस केस, इस केस को लेकर डिस्कस करते हैं। क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 ब्लॉक्स, छोटा ब्लॉक, एक बड़ा सा लंबा सा ब्लॉक। ऊपर वाले का वेलोसिटी v, नीचे वाले का वेलोसिटी ट्वाइस v, करेक्ट? दोनों सरफेसेस रफ है, इन दोनों के बीच का सरफेस भी रफ है, और ये ज़मीन वाला सरफेस भी क्या है, रफ है। हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू असाइन डायरेक्शंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं निकालेंगे इस बार, हम लोग बस फ्रिक्शन का डायरेक्शंस शो करेंगे डायग्राम में कि फ्रिक्शन किस तरह लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे लगाओगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन? याद है वो लाइन जो मैंने कहा था कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसको तुम यूज कैसे करोगे? देवांश यहाँ देखो, मैं काम करता हूँ, पहले m1 को बनाता हूँ, ठीक है? इसका वेलोसिटी कितना है, v। दूसरा मैंने क्या बनाया, बोलो जनता, m2। इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2v। और मैंने ये ग्राउंड भी बना के रखा, ठीक है? अभी मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। कहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा? यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, ज़मीन और ब्लॉक के बीच के घिसने के कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, और ब्लॉक्स के बीच घिसने के कारण इन दोनों सरफेसेस में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। बोलो हाँ या ना? मानते हो इस बात को? समझ में आया? तो फ्रिक्शन हम कैसे लगाएंगे? मैंने कहा था कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को रोकता है। ध्यान से सुनना इस लाइन को। फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले ये मानो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन कैसा होता। सुना दिया मैंने क्या बोला? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन कैसा होता है। लेट्स इमेजिन फ्रिक्शन नहीं है। मैंने इस सरफेस को पूछा, सरफेस इसको पूछा मैंने, ये बताओ कि ये सरफेस किधर जा रहा है? तो ये सरफेस क्या बोले, सर ऊपर जो ब्लॉक का सरफेस है किधर जा रहा है, आगे। तो इसके रेस्पेक्ट में टॉप सरफेस किधर जा रहा है, आगे। तो ये जो फ्रिक्शन लगाएगा वे इस टॉप सरफेस के रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नीचे वाले सरफेस को दिख रहा है, ऊपर वाला सरफेस किधर जा रहा है, आगे। तो इस पे वो फ्रिक्शन किधर लगा देगा, पीपल, पीछे। दिस इज F1। अभी आया समझ में? स्टेप 1 मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है। फिर दोनों में से किसी एक को पूछो। दोनों में से, दोनों मतलब देयर आर 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। मैंने ज़मीन को चूज़ किया और ज़मीन को पूछा, ज़मीन ये बताओ ये वाला सरफेस किधर जा रहा है। ज़मीन बोलेगा मेरे नज़रों से, मेरे रेस्पेक्ट में ये सरफेस आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा दूंगा, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बात समझ में आया? क्या तुम्हें राम और शाम का कहानी याद है, न्यूटन्स 3rd लॉ? राम ने शाम पे पीछे फ्रिक्शन लगाया तो शाम भी राम पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा। तो ज़मीन पे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, ज़मीन पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फील करो पीपल इस बात को कि अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो ज़मीन पे दाग बैठेगा नहीं बैठेगा,
ज़मीन में दाग होगा नहीं होगा? कौन बनाता है वो दाग? फ्रिक्शन। यही वो फ्रिक्शन जो दाग बनाता है। जब घर पे तुम अलमीरा को पुश करोगे तो मार्बल में दाग गिरेगा ही नहीं गिरेगा? कौन गिरा रहा है वो? यही फ्रिक्शन गिरा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये सिंपल था, ये सिंपल था। अभी हम ऊपर वाले सरफेस पे जाते हैं और सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, किसको पूछना चाहोगे बोलो? नीचे वाले को पूछना चाहोगे? श्योर? तो सही जवाब देना, लेकिन ना दोनों में से सही सेम आंसर आएगा। तुमने अगर कहा नीचे वाले को पूछना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जवाब सही देना। यहाँ तक ना नीचे वाला सरफेस ट्वाइस वी से जा रहा है और ऊपर वाला सरफेस वी से जा रहा है, सही जवाब देना। लेकिन अभी तुम सोचोगे कि अगर फ्रिक्शन, बोलो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन तो क्या होता? बोलो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? वो जानना है हमें। अरे मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए, सुनो। तो मैंने इस सरफेस को पूछा, सरफेस ये बताओ तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये सरफेस किधर जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आता नहीं आता? तुम्हें समझ में आई नहीं? रिलेटिव मोशन, सही जवाब देना। मेरे रेस्पेक्ट में तो तेज भाग रहा है, ट्वाइस वी से भाग रहा है, वी से भाग रहा है, इसको लगे ये पीछे जा रहा है। हो गया ना रिलेटिव मोशन? तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज। सो इन दिस केस इसके रेस्पेक्ट में ये अगर पीछे जा रहा है, इस पर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? आगे। लेट अस से दिस इज F2 एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इसने अगर इस पर फ्रिक्शन आगे लगाया तो ये सरफेस इस सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? अभी एक बात सुनो, तुमने सबसे पहले एक लाइन कहा था ना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोलो तो इस ब्लॉक का मोशन इस तरफ है या नहीं? है या नहीं? ये बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है नहीं कर रहा? फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। हाँ, ये फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है क्या? इसलिए तो कहा था कि वो गलत है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन के कारण ही ये बॉडी क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। समझ में आया? रिलेटिव मोशन पता करने के पहले मन में क्या बोलना है कि अगर इन दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा किधर जा रहा होता? जिधर जा रहा होता उसको अपोज करने के लिए हम फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? क्या तुम्हें ये बात पता है कि ये F2 और ये F2, ये दिख रहा है सबको? ये F2 और ये F2, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है जनता? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या तुम्हें दिख रहा है दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी? नहीं, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। श्योर? तो दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक किस पे लग रहा है? M1 पे, दूसरा किस पे लग रहा है? M2 पे। एक्शन रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे नहीं लग सकता। अगर ऐसा होता दुनिया में कोई चीज़ मूव करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो आगे वाले पे चलते हैं, इस वाले सीनरी को देखते हैं। सुन रहे हो इसको? देख रहे हो इसको? ये तो बहुत ही सिंपल केस है। हाँ, अपने आप सोच के जवाब देना। एक ब्लॉक है, इसमें इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। इस तरफ फोर्स कितना लगा रहे हो? 100 न्यूटन। ज़मीन रफ है, तो तुम्हें बताना है कि अगर ये ब्लॉक है, मैं और एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक है, ये ज़मीन है। इधर कितना वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। इधर कितना फोर्स है जनता? 100 न्यूटन। तो ये ज़मीन इस ब्लॉक पे किस तरफ फ्रिक्शन लगाएगा? डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? डायरेक्शन, दिशा पूछ रहा हूँ। किस दिशा में फ्रिक्शन लगेगा? जवाब दो। प्लस एक्स की तरफ या माइनस एक्स की तरफ? प्लस एक्स की तरफ या माइनस एक्स की तरफ? मैंने क्या सिखाया? मैंने क्या सिखाया? मैंने क्या सिखाया? फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसको पूछोगे? किसको पूछोगे? मैंने ज़मीन को पूछा। ज़मीन ज़मीन ये बताओ ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ज़मीन क्या बोलेगा? किधर जा रहा है? प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, माइनस एक्स की तरफ जा रहा है? प्लस एक्स। लोग माइनस एक्स बोल देते हैं। फोर्स जिस तरफ उस तरफ बॉडी जाता है क्या? बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है वो कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी। लोगों को लगता है सर 100 न्यूटन लग रहा है पीछे की तरफ, बॉडी पीछे जाएगा। नहीं भाई, बॉडी किधर जाएगा? जिधर वेलोसिटी उसका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चाहे मैं पीछे 1000 न्यूटन लगा दूँ, बॉडी किधर जा रहा है? आगे ही जाएगा। हाँ, वो आगे जाके पीछे आएगा, वो अलग बात है, लेकिन एट दिस मोमेंट किधर जा रहा है? प्लस एक्स के तरफ ही जा रहा है। 100 न्यूटन देख के धोखा मत खाना।
बॉडी किधर मूव कर रहा है वेलोसिटी डिसाइड करता है, फोर्स नहीं। बात समझ में आया? तो ज़मीन को दिख रहा है ये बॉडी किधर जा रहा है आगे, तो वो फ्रिक्शन किधर लगा देगा पीछे। ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? टू बी कंटिन्यूड। हाँ पीपल, याद है ना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी, राइट? देखो इस केस को देखते, ये वाला केस भी तुम्हें समझ में आएगा। समझो फॉर एग्जांपल कि ये वाला सरफेस रफ है और तुमने एक कार्ट है, कार्ट के ऊपर ये वाला कार्ट है, कार्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया एम मास का, एफ फोर्स से तुमने खींचा है, रफ सरफेस है, तो इसमें हमको फ्रिक्शन शो करना है। तो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाया एम मास का। सुने हो सब लोग, ये क्या है? दिस इज कार्ट। कितने फोर्स से ट्रैवल कर रहा है? एफ फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगाना है। तो ये सरफेस और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगेगा। बोलो किसको पूछना चाहोगे? कार्ट को पूछ सकते हो, उससे बेटर है इसको पूछो, थोड़ा सोचना इजी होगा। या कार्ट को भी पूछ सकते हो। चलो ठीक है, कार्ट को ही पूछते हैं। मैंने कार्ट की सरफेस को पूछा, लेकिन उसके पहले तुम्हें क्या मानना है? उसके पहले तुम्हें मानना है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैंने कार्ट को पूछा, कार्ट ये बताओ कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा है? जवाब दो, पीछे। बिकॉज ये कार्ट आगे जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा होगा? पीछे। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, ये सरफेस पीछे जा रहा है, तो ये कार्ट इस पर फ्रिक्शन किधर लगा देगा? आगे। इस पर अगर आगे लग गया तो कार्ट पे कैसे लग जाएगा? पीछे। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? क्या तुम्हें अभी वो रीजन दिख रहा है जिस रीजन के कारण ये ब्लॉक कार्ट के साथ जाएगा? कौन सा फोर्स ब्लॉक को कार्ट के साथ मूव करा रहा है? जब तुम कार्ट को खींचोगे धीरे से तो ब्लॉक भी उसके साथ आएगा ही नहीं आएगा? कौन लेके आ रहा है उसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी इधर है, मोशन भी किधर है? इधर ही है। तो ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक आगे जा ही नहीं पाता। यहाँ पर फ्रिक्शन मोशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन ही वो रीजन है जिसके कारण वो ब्लॉक कार्ट के साथ आगे जा रहा है। अभी आ रहा है ना समझ में कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज, लेकिन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। समझ रहे हो? तुम्हें अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है? ठीक है पीपल? तो ये ना मैंने एक गाड़ी का चक्का बनाया। नेक्स्ट केस। हाँ, कार्ट एंड ग्राउंड नहीं माना मैंने, टायर मान के रखा है, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं माना। इस केस का देखते हैं। ठीक है? टायर, गाड़ी का टायर। साइकिल चलाए कभी? जब पैडल मारते हो तो कौन सा चक्का घूमता है? आगे वाला या पीछे वाला? है ना? साइकिल को खड़ा करके पैडल घुमाओगे तो पीछे वाला ही घूमेगा, राइट? तो मैं उस पीछे वाले चक्के के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स से ये चक्का ऐसा घूम रहा है। देखो चक्के का ये पॉइंट दिख रहा है तुमको? ये पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में, करेक्ट पीपल? तो मुझे इस चक्के पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है ये पता करना है। तो स्टेप 1 हम अपने आप को क्या बोलेंगे? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? किसको पूछेंगे? ग्राउंड को पूछते हैं। इजियर केस है, ग्राउंड को पूछते। मैंने पूछा ग्राउंड ये बताओ, तुम्हें जो ये पॉइंट P दिख रहा है ये पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P, तुम्हें जो ये पॉइंट P दिख रहा है ये किस तरफ जा रहा है? वो बोलेगा सर देखो चक्का ऐसा घूम रहा है तो ये पॉइंट P मेरे रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? पीछे। तो मेरे रेस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट पीछे जा रहा है, मैं इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगा दूंगा? आगे, ऐसा। और जमीन पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसा। तुमने देखा होगा ना, जब गाड़ी आगे जाता है तो धूल आगे निकलता है या पीछे निकलता है? धूल ऐसा निकलेगा नहीं निकलेगा? कौन निकालता है इस धूल को? जमीन पे लगने वाला फ्रिक्शन। क्या हुआ? रियलाइज हुआ ये नहीं हुआ तुमको? क्योंकि देखो ये फ्रिक्शन किधर है? पीछे की तरफ, तो धूल भी किधर निकलेगा? पीछे, आगे नहीं। बात समझ में आ रहा है? एंड दिस फ्रिक्शंस आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तुमको पता है गाड़ी को आगे कौन लेके जा रहा है? ये फ्रिक्शन ही लेके जा रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो चक्का अपनी जगह पर ही घूमते रहता, गाड़ी कभी आगे नहीं जाता। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? सोचो कि तुम्हारा साइकिल है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है। दिस इज ए स्मूथ सरफेस। पैडल है यहाँ पर, तुम यहाँ पर बैठ के फॉर एग्जांपल पैडल मार रहे हो। ये पैडल है फॉर एग्जांपल, और ये स्मूथ सरफेस है। पैडल मारोगे तो ये घूमेगा ही नहीं घूमेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैडल मारोगे तो ये चक्का घूमेगा ही नहीं घूमेगा?
अगर परफेक्टली स्मूथ है तो कैन यू इमेजिन, विजुलाइज कर रहे हो कि क्या होगा? तुम अपनी जगह पर ही पैडल मारते रहोगे और चक्का अपनी जगह पर ही घूमते रहेगा, तुम्हारा साइकिल आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाड़ी का इंजन गाड़ी को आगे लेके नहीं जाता। साइकिल के जब तुम पैडल मारते हो तो तुम्हारे पैडलिंग के लिए साइकिल आगे नहीं जाता। तुम जब पैडल मारते हो वो सिर्फ पैडलिंग मोशन के कारण साइकिल का चक्का गोल घूमता है। ये फ्रिक्शन ही है जो तुम्हारे साइकिल को आगे लेके जाएगा। बिकॉज जब ये टायर पीछे घूमेगा इसके जैसा, टायर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। समझ में आया सबको? जब ये चीज़ ऐसा घूमेगा टायर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। इसीलिए तुम्हारा साइकिल किधर मूव कर रहा है? आगे। सिर्फ साइकिल नहीं, गाड़ी में भी यही होता है। गाड़ी में अगर मैं एक्सीलरेटर दबाऊँ तो पीछे वाला चक्का गोल घूमेगा, ऐसा ही घूमेगा। बात समझ में आ रहा है? कभी देखा होगा ना कि चक्का कीचड़ में फंस जाता है, हम लोग एक्सीलरेटर दबाते हैं तो चक्का क्या करते हैं? गोल ही घूमता है। कीचड़ में आगे क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि कीचड़ में फ्रिक्शन क्या है? बहुत ही कम है। तो लोग क्या करते हैं? पत्थर डालते हैं, ईटा डालते हैं, काट फाट डाल देते हैं ताकि उसको क्या मिले? फ्रिक्शन मिले और वो निकल के आ पाए। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो गाड़ी को मोशन करवाने के पीछे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन यहाँ पर मोशन को सपोर्ट कर रहा है। साइकिल को आगे कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। और वो भी मोशन को क्या कर रहा है? अपोज भी करता है, सपोर्ट भी करता है। बात समझ में आ रहा है पीपल मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? लेकिन हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। दैट इज ऑलवेज ट्रू। इज दैट क्लियर?